क्या है अशोक राज? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय की खोज है जिसने शासन सत्ता की परिभाषा ही बदल दी। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस महान सम्राट की कहानी को जानने वाले हैं जिसने शक्ति को नहीं बल्कि नीति को शासन का आधार बनाया, जिसने राजा और प्रजा के रिश्ते को पिता और संतान के रूप में परिभाषित किया, जिसने राजधर्म को भोगविलास का साधन नहीं बल्कि लोक कल्याण का माध्यम बनाया। सम्राट अशोक एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा था, एक ऐसा शासक जिसने भारत में कल्याणकारी राज्य की नींव रखी और अपने धम्म शासन से पूरी दुनिया को न्याय, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। तो आइए साथियों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं क्या है अशोक राज और कैसे यह शासन पद्धति आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिस शासन व्यवस्था से इस भारत देश में सत्ता संचालन की महान परंपराओं की स्थापना हुई, जिससे भारतीय संस्कृति के मूल्यों की आधारशिला रखी गई और जिस पर आज भी भारत अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करता है, उसी व्यवस्था का आदर्श स्वरूप महान सम्राट अशोक के धम्म शासन में देखा जा सकता है। उन्होंने शासन सत्ता में जो चीजें लागू की वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, शासन में मर्यादा और धर्म की स्थापना। उन्होंने स्वयं अपने ऊपर वहां तक मर्यादाएं लगाईं जहां तक धर्मशास्त्र भी नहीं जाते। उन्होंने राज शासन संचालन में अपनी निरंकुशता और भोगविलास को नहीं बल्कि अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को बढ़ाया और लौकिक जीवन में धर्म की श्रेष्ठता पर जोर दिया। यह धर्म उनके शिलालेखों में धम्म के रूप में परिभाषित है, जो एक व्यक्तिगत, सामाजिक और राजकीय नैतिक प्रणाली, व्यवहार और आचरण की समृद्धि और संस्थापना के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। दूसरा है राजा और प्रजा का संबंध। उन्होंने शासक और शासित के बीच के संबंध को एक नया आयाम दिया। राजा और प्रजा के पारंपरिक रिश्ते को उन्होंने पिता और संतान के रिश्ते के रूप में परिभाषित किया। अशोक ने अपनी प्रजा को अपनी संतान मानकर उनके हर प्रकार के कल्याण और मंगल के लिए रात दिन कार्य किया। सम्राट अशोक ने कलिंग लेख 2 में स्पष्ट रूप से अंकित करवाया है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी संतति हैं। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्रों को इस लोक में और परलोक में सभी प्रकार के हित और सुख मिले, वैसे ही मैं चाहता हूं कि सभी मनुष्यों को भी वैसे ही हित और सुख मिले। तीसरा है प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी। जैसा राजा होता है वैसे ही उसके अधिकारी भी होते हैं। अशोक ने प्रजा को पुत्रवत समझने का भाव अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने सभी अधिकारियों को भी प्रजा के हित में कार्य करने का निर्देश दिया। स्तंभ लेख 4 में सम्राट अशोक ने लिखवाया है, जैसे कोई मनुष्य अपने बच्चे को किसी कुशल दाई के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाता है और सोचता है कि वह दाई मेरे बच्चे को सुख पहुंचाने की पूरी चेष्टा करेगी, उसी प्रकार लोगों को हित और सुख पहुंचाने के लिए मैंने बहुत से कर्मचारियों की नियुक्ति की है। नंबर 4, वैदिक परंपरा से भिन्न राजधर्म। अशोक ने शासन संचालन के लिए न तो वैदिक परंपरा का पालन किया और न ही स्मृतियों को राजधर्म का आधार बनाया। अशोक ने राजा और जनता के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए उपरोक्त परंपराओं का कोई अवलंबन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने राज्य और जनता के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया। यह भी संभव है कि उस समय वैदिक परंपरा इतनी मजबूत या राजा के लिए अनुकरणीय नहीं थी। अशोक ने स्वयं राजसत्ता और उसके कार्यक्षेत्र की एक नई परिभाषा दी। इन्होंने इसे भोग विलास का माध्यम न बनाकर लोक कल्याण और प्राणिमात्र के सुख एवं मंगल का साधन और साध्य बना दिया। नंबर 5, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। प्राचीन भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की शुरुआत अशोक ने ही की। बुद्ध के बाद किसी भी राजा द्वारा वैदिक परंपरा और स्मृतियों के आधार पर शासन संचालन का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। नंद वंश ने भी समन जैन परंपरा का अनुगमन किया, जिसमें मानव समता का संदेश था। नंदों ने वैदिक ब्राह्मणी व्यवस्था को अपनाने के बजाय सामाजिक समता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। नंबर 6, मौर्य राजवंश और श्रमण परंपरा। अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वैदिक परंपरा और स्मृतियों को अपनी राज व्यवस्था में स्थान नहीं दिया। उन्होंने न तो राजसूय यज्ञ किया, न अश्वमेध यज्ञ और न ही वैदिक रीत से राज्याभिषेक का कोई उल्लेख मिलता है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार में लगभग 11 वर्षों तक सेवा की, लेकिन उसने अपनी रचना इंडिका में कहीं भी वैदिक यज्ञों या कर्मकांडों का उल्लेख नहीं किया। नंबर 7, वर्ण व्यवस्था का बहिष्कार। साथियों, मौर्य शासकों ने राजधर्म के रूप में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, न ही इसे सामाजिक व्यवस्था में लागू करने का कोई प्रयास किया। इसके विपरीत मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 4 नहीं बल्कि 7 सामाजिक वर्गों में विभाजित किया। यह स्पष्ट करता है कि वर्ण व्यवस्था या तो अपने प्रारंभिक चरण में थी या समाज पर इसका प्रभाव कमजोर था।
बुद्ध के समय से लेकर उत्तर भारत में राजपूत काल के आगमन तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था बौद्ध विचारधारा से प्रभावित रही। नंबर 8 है मौर्य राजाओं की धार्मिक निष्ठा। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं जैन धर्म के अनुयायी थे। उनके पुत्र बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक का प्रारंभिक जीवन भी श्रमण परंपराओं में ही बीता। जो लोग यह तर्क देते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किस धर्म का पालन कर रहे थे, उनके लिए इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य शासकों की राज व्यवस्था श्रमण परंपरा पर आधारित थी और वे वैदिक परंपरा के अनुयायी नहीं थे। अशोक के शैव या शाक्त धर्मावलंबी होने का दावा ऐतिहासिक रूप से आधारहीन और मिथ्या है। अशोक ने जिस शासन प्रणाली की स्थापना की वह न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श बनी। उनका धम्म शासन करुणा, अहिंसा और लोक कल्याण पर आधारित था, जिसने भारत को गौरवशाली इतिहास प्रदान किया। तो दोस्तों, यह था अशोक राज एवं सम्राट अशोक और उनके धम्म शासन का अद्भुत सफर। ऐसे महानायक को याद रखना, उनके विचारों को अपनाना और इतिहास से सीख लेना ही हमारी असली जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सम्राट अशोक के विचार जन जन तक पहुंच सकें। ऐसे ही ऐतिहासिक और विचारोत्तेजक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सम्यक भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सम्राट अशोक के धम्म के मूल सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा और लोक कल्याण। इन्हें अपनाइए, अपने जीवन में लागू कीजिए और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में योगदान दीजिए। सम्यक विचार, सम्यक शासन और सम्यक भारत की दिशा में आगे बढ़ें। हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय सम्यक भारत।